समानुपात चालू कर रहे हैं। ठीक, समानुपात, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको बताएंगे। ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको बताएंगे। ग्रुप डी से लेकर के, मतलब ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा उसमें कवर किया जाएगा। ठीक, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा समानुपात। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, लिखा है, ज्यादा मैं बात नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। लिखा है, ये मेरे नहीं होगा, इफ होगा, यदि होगा। यदि दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उन्हें समानुपात कहलाते हैं। मतलब दो अनुपात अगर आपस में बराबर हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। If two ratios are equal to each other, then they are called proportion. ठीक, प्रोपोर्शन, इसका मतलब अगर ए और बी और सी और डी दो अनुपात हो गए और ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन को हम समानुपात कहते हैं। मतलब दो अनुपात ए बी आपस में अनुपात में है और सी डी आपस में अनुपात, अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो हम इसे समानुपात कहते हैं। ठीक, ये एक तरीके से और लिखा जाता है कि ए अनुपात बी, ये समानुपात का चिन्ह है। ठीक, सी अनुपात डी, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली समानुपात को ऐसे ही लिखा जाता है या इससे कम लिखा जाता है, लेकिन प्रयोग ऐसा ही होता है। इसका प्रयोग कम होता है, लिखा ऐसे जाता है, प्रयोग इसका ऐसे किया जाता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या होगा कि ए अनुपात बी, अनुपात का मतलब ही होता है कि अनुपात का मतलब ही होता है कि कौन कितना गुना है, कौन कितना गुना है, यही तो अनुपात है। मतलब ए अनुपात बी को हम ए बाई बी लिखते हैं, ये आपस में बराबर है सी बाई डी के, सी बाई डी के, सी बाई डी के, गलती से भी लिख लिया गया, सी बाई डी के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ई डी इक्वल टू बी सी, मतलब पहली संख्या गुणे चौथी संख्या, दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या, यही तो ऐकिक नियम है। हिंदी में ऐकिक नियम बोलते हैं इसको, ऐकिक नियम। और मैं इस मतलब नियम पे मैं अक्सर सवालों को मैं करता हूँ। आप देखेंगे कि मैं इस नियम से पिछले कई वीडियो में आप देखे होंगे कि इस नियम से मैं कई सारे सवाल किया हूँ। ठीक, इसको ऐकिक नियम बोलते हैं, ये आया यहीं से है। ठीक, मतलब ए बी अगर अनुपात में है, सी डी अनुपात में है, तो इसको हम अगर बराबर हो जाते हैं इसे हम समानुपात की कंडीशन कहते हैं। और इस कंडीशन में ए डी इक्वल टू बी सी होता है। मतलब ये हम पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब यही है। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। लिखा है 12:15 समानुपात के अनुपात 13, के का मान बताइए। के टेल द वैल्यू ऑफ, मतलब के की वैल्यू बताइए। लिखा है 12:15 और ये समानुपात में है। ठीक, के अनुपात 13 समानुपात में है तो इसको हम बराबर से रिप्लेस करेंगे 12/15। ठीक, और के बटा 13, इसका अगला अगला स्टेप होगा, माने अनुपात में तो इसको 12/15 करेंगे और के बटा 13 करेंगे। के की वैल्यू फाइंड करना है, के को हम लिख लेते हैं और 13 को इधर लाके मल्टीपल कर देते हैं, तो हो जाएगा 12 गुणे 13/15। 3 से काट लें, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 12/15 और k/13। कहीं गलती हुआ है क्या? 12/13/15, नहीं ऐसा तो कोई गलती नहीं है। ठीक, यहाँ से इसका आंसर आएगा 52/5।
ये के की वैल्यू होगी। यहाँ से के की वैल्यू हम निकाल लेंगे कि 52/5 है, जो किसी विकल्प में नहीं है, तो इसका तो सही है। यहाँ पे देखिए जो के 13 लिखा है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। जो 13 लिखा है वो 30 है, ठीक। लेकिन इस हिसाब से ये सही है, ये भी सही है। अगर मान लीजिए 30 के हिसाब से चलते हैं तो 12/15 इक्वल टू k/30। देखिए 15 से काटेंगे 2 और 2 इधर से आके गुणा होगा, तो 12 दूना 24 माने k बराबर 24, ठीक। तो k का मान 24 होगा। लेकिन इस हिसाब से चलना, जैसे k के बराबर 13 लिखा है, मतलब k अनुपात 13 है, तो उस हिसाब से ये आंसर सही है। दोनों मैथमेटिकल रूप से सही है, इसलिए तो मैथ्स को हम अमूर्त साइंस बोलते हैं। मैथ्स को हम अमूर्त साइंस बोलते हैं। ये कभी भी वेरी नहीं करता है, मतलब अगर धरती पे 1 है तो जब चांद पे भी जाएंगे उसका मान 1 ही होगा, चाहे बृहस्पति ग्रह पे चले जाए उसका भी मान 1 ही होगा। तो इसलिए इसे अमूर्त साइंस बोलते हैं, ठीक। मैथमेटिक्स एक अमूर्त साइंस है। आप वैल्यू को देखिए, वैल्यू के हिसाब से ये आंसर एकदम 100% सही है। चलिए ठीक, अगला चलते हैं हम, अगला देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Name of the number which bears the same ratio 1/27 as 3/11 to 5/9। मतलब वह संख्या बताइए जिसका 1/27 से वही अनुपात है, 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से। कहने का मतलब है, मान लेते हैं वह संख्या यक्स है, यक्स का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 से 5/11 का 5/9 का है। इस क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि वह संख्या बताइए जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 से 5/9 से है। चलिए ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x बाई 1/27 इक्वल्स टू 3/11 बाई 5/9। यह संख्या यहाँ पर आती है और यह संख्या यहाँ पर आती है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं कि 3×9/11 ठीक। यहाँ से x की वैल्यू लिखेंगे कि 1/27 इंटू 3/9/11 इंटू 5, मतलब 3×9 = 27, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। 1/27 इधर भाग दे रहा है तो इधर आएगा तो मल्टीपल होगा, मतलब x का मान 1/11 × 5 या 1/55 होगा। x की मान, यही आंसर है। मतलब हम एक बार और फिर से समझा दे रहा है। लिखा है कि वह संख्या बताइए जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। 3/11 का 5/9 से जो अनुपात है वह एक संख्या है, उसका 1/27 से अनुपात है। तो फिर हम अनुपात है तो उसको भाग में लेते हैं, भाग में लिया यहाँ 3/11, 5 यहाँ से इधर आ गया, ये इधर आया, 3×9 11/5, 1/27 इधर भाग दे रहा है तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। 3×9 = 27, 27 कैंसिल, 11/5 और 1/55, यह x का आंसर होगा। मतलब वह संख्या 1/55 है जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 से 11 का 5/9 से है। चलिए ठीक, अगला देखते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा थोड़ा भी प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। एक भवन की ऊंचाई 24 मीटर है। कोई भवन है, कोई घर है, उसकी ऊंचाई 24 मीटर है और समतल पर इसका प्रतिबिंब 15 मीटर है। मतलब मान लीजिए यह 24 मीटर कोई भवन है, उसकी ऊंचाई, और ये 15 मीटर उसका छाया है, ठीक। यदि एक दूसरे भवन की ऊंचाई 40 मीटर हो जाए और एक दूसरा भवन जो 40 मीटर है, ये 40 मीटर है, तो समतल पर उसके प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है। चलिए ठीक, देखिए द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 24 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द
of its image on the plane is 15 meter. If the height of another building is 40 meter, what will be the length of its image on plane? देखिए, मैं पहले ही बताया हूं कि AD इक्वल टू BC, ठीक। ये समानुपात का नियम है, माने पहला संख्या, चौथी संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का जो मल्टीपल होगा वो आपस में बराबर होगा। मतलब अगर 24 मीटर ऊंचाई है, यहाँ पर ऊंचाई लिख दे रहा है और ये प्रतिबिंब लिख ले रहा है, प्रतिबिंब। अगर 24 मीटर ऊंचाई है तो इसका प्रतिबिंब 15 मीटर बस बनता है। अगर मान लीजिए 44 मीटर उसकी ऊंचाई हो जाए तो प्रतिबिंब कितना होगा, मान लीजिए x, पहली संख्या गुणे चौथी संख्या यहाँ से, तो 24 गुणे x बराबर 40 गुणे 15। तो x की वैल्यू यहाँ से इधर आएगा, ये 40 गुणे 15 बटा 24, ठीक। काट पीट लें, 2 से काटेंगे 12, 20, ठीक। फिर 2 से काटे 6, यहाँ से आ गया 10, 2 से काटे 3, यहाँ से आया 5, 3 से काटे 5, मतलब x का मान जो है वो हमारा 25 मीटर है। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर 24 मीटर लंबाई है तो 15 मीटर प्रतिबिंब बना है, 40 मीटर लंबाई है तो मान लीजिए x मीटर प्रतिबिंब बनाएगा। हम बताते हैं कि पहली संख्या का गुणा चौथी संख्या में, दूसरी संख्या का गुणा तीसरी संख्या में, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। 24 गुणे x इक्वल टू 40 गुणे 15। अब x यहाँ से 25 मीटर उसकी प्रतिबिंब की लंबाई होगी। जब 24 मीटर थी तो 15 मीटर उसकी प्रतिबिंब बना, अब 40 मीटर है तो यहाँ से 25 मीटर उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, जो यूनिट होता है, जो इकाई होती है, वो सदैव सेम होती है। ये ध्यान दीजिएगा कि इकाई सदैव सेम होती है अनुपात और समानुपात में, समानुपात में और अनुपात में, ठीक है। इकाई जो है हमेशा सेम होगी, ये एकदम ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई लिखा है सेकेंड में और कोई लिखा है घंटा में, तो उसको हम सेकेंड को आवर में बदलेंगे, चाहे आवर को सेकेंड में बदलेंगे, तो अभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अगला देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे। हाँ, किसी मानचित्र के पैमाने का मात्रक, फिर वही संख्या, वही मतलब दिया 8 गुणा 10 की घात 5 लिया गया है। यदि मानचित्र के दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक, तो दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बताइए। द यूनिट ऑफ स्केल फॉर ए मैप इज 1 समान अनुपात 8 गुणे 10 की घात 5। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इन द मैप is 15 centimeter, then the tell the actual distance between the two places। मतलब एक संबंध 8 गुणे 10 पे घात 5 दिया है और 15 सेंटीमीटर का पूछा है। मान लीजिए x, ठीक, पहली संख्या गुणे चौथी संख्या पुराने अनुसार, तो x बराबर है हमारा 15 गुणे 8 गुणे 10 पे घात 5 सेंटीमीटर। यहाँ से 15 120 गुणे 10 पे घात 5 सेंटीमीटर, मतलब 120 किलोमीटर जो x का मान है। मतलब उनके बीच में जो दूरी है दोनों प्लेसेस के बीच में 120 किलोमीटर है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि AD इक्वल टू BC, यही रूल इसमें लगाया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है और इसका मतलब टफ लेवल थोड़ा सा हाई है, ठीक। समानुपात में थोड़ा सा समझने में अंतर है। ये तो मान लीजिए ग्रुप D के लिए, अभी आगे जाएंगे तो देखिएगा कितना कितना कठिन कठिन दिया होगा। एक भवन की ऊंचाई 25 फीट है, उसका प्रतिबिंब 14 फीट बन रहा है, तो एक दूसरे भवन की ऊंचाई 35 फीट हो
तो उसका प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी? मतलब एक 25 फीट है, उसकी प्रतिबिंब 14 फीट बन रहा है। एक दूसरी ऊंचाई 35 फीट है भवन की, तो उसका प्रतिबिंब बताइए। द हाइट ऑफ ए बिल्डिंग इज 25 फीट एंड इट्स इमेज इज 14 फीट। देन the height of another building is 35 feet. What will be the length of its image? मतलब 25 फीट हाइट है और प्रतिबिंब 14 फीट है। अगर 35 फीट हाइट कर दिया जाए, मान लीजिए प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो x फीट है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 35 गुणे 14 बटा 25, 5 से काटेंगे 5, 7, ठीक। 14 सत्ते 98 बटे 5। इसको एक मरतबा और लिख सकते हैं हम। 5 समय 5 25 95 19 3 5 क्या फीट। माने उसकी लंबाई, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो 19 सही 3/5 फीट होगी, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर 25 फीट लंबाई है भवन की तो 14 फीट बन रहा है। 35 फीट लंबाई हो जाए तो मान लीजिए x फीट बचेगा। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। आपका x का मान यहाँ से 19 सही 3/5 फीट मिलेगा, ठीक। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा शानदार शानदार क्वेश्चन है। लिखा है संख्या 4 7 9 15, 4 7 9 15 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या समानुपात में हो। 4 संख्याएं दी हैं, 4 7 9 5, ठीक। और पूछा है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपात में। यह देखिएगा मैथमेटिकल है थोड़ा सा, इसको अभी हम हल करते हैं। कुछ है नहीं, बस टाइम टेकिंग है, आपका स्पीड ज्यादा रहेगा तो जल्दी से हो जाएगा। लिखा है व्हाट शुड बी द एडेड टू ईच टर्म ऑफ नंबर्स 4 7 9 15 सो दैट द नंबर्स ऑब्टेन आर इन प्रोपोर्शन, ठीक। मुझे बोल नहीं पा रहे हैं हम इसको, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से अंग्रेजी थोड़ा सा कम आती है, इसलिए हम इसको बोल नहीं पाते। लिखा है 4 7 9 15 को हम क्या जोड़ रहे हैं। मान लीजिए हम कोई संख्या यक्स जोड़ रहे हैं, ठीक। यक्स ऐड कर रहे हैं, एक्स प्लस कर रहे हैं, तो वो प्रोपोर्शन में मतलब समानुपात में हो जा रहा है। मतलब 4 धन यक्स अनुपात 7 धन यक्स फिर समानुपात, ठीक। उसके बाद है 9 धन यक्स अनुपात 15 धन यक्स। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। लिखा है इसको लिखेंगे अगला स्टेप में 4 धन यक्स। अब देखिए थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा दे रहे हैं। 4 धन यक्स पहले मिटा रहे, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, अच्छा नहीं लगा तटिन, तिरछा हो गया बाटे। तो 4 धन यक्स बटे 7 धन यक्स बराबर है 9 धन यक्स बटा 15 धन यक्स के बराबर है। फिर यह गुणा करें और आपस में बराबर कर लें। 15 धन यक्स से देखिएगा 15 चौकी 60 धन 15 यक्स धन 4 यक्स धन यक्स स्क्वायर बराबर 7 9 63 प्लस 9 यक्स प्लस 7 यक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तिर्यक गुणा कर रहे हैं, एक एक पद का लेकर गुणा करते हैं, हम बता दे रहे हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलेंगे तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें कैसे कैसे गुणा किया जाता है। जैसे 15 का गुणा 4 में किया जाएगा, 15 का गुणा एक्स में किया जाएगा, फिर एक्स का गुणा 4 में किया जाएगा, फिर एक्स का गुणा एक्स में किया जाएगा। उसी प्रकार 9 का गुणा 7 में किया जाएगा, 9 का गुणा एक्स में किया जाएगा, आज 7 का गुणा एक्स के गुणा 7 में, और फिर एक्स गुणा एक्स में, ठीक। अब सभी पदों को रीअरेंज कर लें। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 9 7 16 एक्स होगा, यहाँ से प्लस 63 हो जाएगा, ये बराबर का चिन्ह
15 4 19x प्लस 16। ठीक, अब इसको हम x इधर ला रहे हैं तो यहाँ से 3x बचेगा और ये 63 है और ये इधर आएगा तो -60 होगा। माने x बराबर हमारा कितना आ गया 1। माने 63 में से यहाँ से बचेगा 3 और 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ से 1 बचा। माने वह संख्या 1 है जिसको 4 7 9 15 में जोड़ दिया जाए तो वो समानुपात में हो जा रहा है। जैसे देख लेते हैं, इसको हम प्रूफ के तौर पे देख लेते हैं। मान लीजिए 4 में 1 जोड़ रहे हैं तो 5 हो जा रहा है और 7 में 1 जोड़ रहे हैं तो 8 हो जा रहा है। ठीक, ये देखते हैं कि आपस में बराबर है कि नहीं। 9 में 1 जोड़ रहे हैं तो 10 बच रहा है और 15 में 1 जोड़ रहे हैं तो 16 बच रहा है। इसको काट देंगे हम 2 से तो 2 बचे 10, 2 8 16। देखिए आपस में बराबर हो रहा है। माने वह संख्या 1 है जिसको जोड़ने पर 4 7 9 15 आपस में बराबर हो जाए। देखिए इसमें मैथमेटिकल है, मतलब ऑपरेशन है ज़्यादा। अगर आप मतलब थोड़ा सा कहीं गलती करेंगे तो गलती हो जाएगा, लेकिन इसमें का कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही है। ठीक, वो संख्या 1 है। अगर मान लीजिए नहीं उतना हमारे पास टाइम है तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से देखेंगे कि 4 में 1 जोड़ेंगे, फिर 7 में 1 जोड़ेंगे तो 5/8 होगा, फिर 9 में देखेंगे 1 जोड़ के। ऐसे ऑप्शन से भी आप हल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मतलब यही है, बेसिक मेथड यही है और बेसिक सबसे जरूरी है। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आप आगे चल के नहीं समझ में आ पाएगा। ठीक, अगला देखिए, चलते हैं अगला पे। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है। फिर वही संख्या है, कोई संख्या दिया उसमें क्या जोड़ दिया जा रहा है कि प्राप्त संख्या समानुपात है। मान लीजिए x जोड़ा जा रहा है तो हम डायरेक्ट अब कर रहे हैं 3 + x बटा 4 + x बराबर 5 + x बटा 6 + x। फिर तिरक गुणा करेंगे हम यहाँ से, तिरक गुणा करेंगे तो 18 + 6x + 3x + x² बराबर 420 + 4x + 5x + x²। x² कैंसिल, 6 3 9x यहाँ से होगा और ये 5 4 9x होगा। यहाँ से x बराबर 0 मिलेगा। माने यह ऑलरेडी हमारा क्या है, मान लीजिए 6 3 9 हो गया, कहीं गलती तो नहीं हुआ है। 6 यहाँ से 3 से गुणा, 3 6 18 3x 6x 6 3 9x और 5 4 9x माने 5 4x + 5x 9x 9x कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो 18 बराबर 20 आ गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब ये जो क्वेश्चन बनाया गया ये गलत क्वेश्चन बनाया गया है, ऐसा कुछ है नहीं। 3 4 5 हमारे ख्याल से ये अनुपात में भी नहीं है और समानुपात में भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से 6 3 9 हो गया, यहाँ से 6 3 9 हो गया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 4 9 और 6 3 9, 6 3 9 दोनों 9x आपस में बराबर तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 18 बराबर 20 हो गया, जो मतलब कंट्राडिक्ट है, कंट्राडिक्ट है। ठीक, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब ये जो क्वेश्चन बनाया गया है ये गलत क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक, अगला देखते हैं। चलिए, लिखा है संख्या 12 15 18 का चतुर्थ अनुपात, मतलब चौथा पद ज्ञात करना है। जैसे ये बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, यहाँ से डी का मान हमको ज्ञात करना है। कहने का मतलब यही है, ये समानुपात में है, समानुपात में है और डी का मान हमको ज्ञात करना है। यही चतुर्थ अनुपात होता है। अगर 3 संख्या दी हो ए बी सी तो ये हमारा क्या बोलते हैं, इसको मध्यानुपात बोलते हैं, मध्यानुपात। ये मैं बताना भूल गया था, ये मध्यानुपात होता है। और सी जो होता है वह हमारा तृतीयानुपात होता है, तृतीयानुपात। सी जो हमारा होता है वो तृतीय अनुपात होता है। ठीक, ये एक्चुअली इसको हम एक अलग टॉपिक सतत अनुपात के मतलब रूप में लेते हैं, सतत अनुपात।
देखिए बी जो होता है हमारा मध्य अनुपात, सी जो हमारा होता है तृतीय अनुपात, डी जो हमारा जो होता है चतुर्थ अनुपात। इस क्वेश्चन में चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना मतलब डी ज्ञात करना। लिखा है 12/15, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं 12/15 कर देंगे और 18 डी कर लेंगे। ठीक, डी का मान ज्ञात करना है। डी यहाँ से हमारा मिलेगा 18 × 15/12। 3 से काटेंगे 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 3 और 2। ठीक, 2 से काट दे 2 तो 15, 15 × 45/2। मतलब इसका आंसर हमारा सी सही है, 45/2। मतलब डी जो है 45/2। चतुर्थ अनुपात मतलब हमको डी फाइंड करना है, यहाँ पर डी हमको फाइंड करना है। ठीक, और बी जो होता है सममध्यानुपात होता है, सी तृतीयानुपात होता है। ठीक, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मैथमेटिकल है, लेकिन जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो काफी टफ बनते हैं और टाइम टेकिंग बनते हैं। आप चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी हो, अगर देख लें ज्यादा से ज्यादा इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो आप उसको लेफ्ट कर दें। अगर लेफ्ट नहीं करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा 100% लेकिन आपका टाइम 5 मिनट चला जाएगा। और एक एक मिनट से कम समय मिलता है हमको ऐसे सॉल्व क्वेश्चन को गवर्नमेंट एग्जाम में, वनडे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। लेकिन फिर से इसमें चतुर्थानुपात ज्ञात करना है तो हमको डायरेक्ट हम 3/4 = 5/d लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ से डी हमारा मिलेगा कितना, 4×5 = 20/3। इसका आंसर 20/3 है। देखिए कितना आसानी से इसको हमने लगा दिया। लेकिन आगे चलिए, अभी देखिए कितना टफ टफ क्वेश्चन है। सतत अनुपात, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या है कि वही है a/b = सॉरी a/b = c/d, where c तृतीयानुपात, d चतुर्थानुपात, b मध्यानुपात। ये हमारा तीन तीन शब्द है, तीन को आप याद रखिएगा, बस इसमें कुछ और नहीं होता है। और जो ए, बी और सी, बी मध्यानुपात, डी चतुर्थानुपात, सी तृतीयानुपात। चलिए ठीक, बस यही सतत अनुपात होता है और अनुपात का ही बस, और कुछ नहीं है। लिखा है 8 और 12 का तृतीयानुपात बताइए। 8 और 12 का तृतीयानुपात मतलब एक और बताना भूल गए कि तृतीयानुपात मतलब ए और बी और सी ये तीनों ही क्या बोलते हैं, हरात्मक माध्य में होते हैं, जियोमेट्री में होते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, जियोमेट्रिक सीरीज में होते हैं। जियोमेट्रिक स्पेलिंग शायद गलत है, लेकिन जियोमेट्रिक सीरीज में होते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस में होते हैं, तो जियोमेट्रिक सीरीज में होते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं, हम बताते हैं आपको कि a/b = b/c होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a/b = b/c होता है। मतलब c जो होता, c की जगह पर जैसे हम लिखते हैं a/b = c/d, यहाँ पे जो c होता है वो b होता है और जो d होता है वो c होता है। यही है तृतीय अनुपात। इसमें पूछा है कि तृतीय अनुपात बताइए, मतलब 8/12 = 12/c। हमको c ज्ञात करना है, c ज्ञात करना है तो ठीक, c को हम ऐसे कर लें तो c बराबर होगा 12×12/8। मतलब 4 से काटे 2, यहाँ पे 3, 2 से काटे 6, मतलब c बराबर हमारा यहाँ से 18 आंसर आ गया। c का मान जो है हमारा 18 है, मतलब तृतीय अनुपात हमारा 18 है। देखिए a/b = b/c, यही हमारा होता है। अगर मान लीजिए डी दिया है तब तो हम ऐसा डी पुट करेंगे, लेकिन सिर्फ ए और बी और सी दिया और पूछा कि तृतीय अनुपात बताइए, तो तृतीय अनुपात बताने के लिए हम यहीं से डी की जगह पर सी पुट करेंगे, बी की जगह पर हम सी की जगह पर बी पुट करेंगे। ये हमारा होता है। मतलब हम याद कर लें तृतीय अनुपात के लिए एक फार्मूला यहाँ से बन रहा है, तृतीय अनुपात
यही फार्मूला आप याद कर लीजिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आप देखेंगे कि यहीं से मिलेगा, इसका इसका मल्टीपल करें, इसका इसका मल्टीपल करें तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, वही डायरेक्ट हम एक फार्मूला में रख दिया। जैसे यहाँ पर लिखा है बी स्क्वायर न 12 गुणा ए सी का गुणा 8 से, 8 सी होगा, 8 इधर आके भाग लिया, तो यही हमारा फार्मूला है तृतीयानुपात ज्ञात करने के लिए, चाहे मध्यानुपात भी ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला है। जब इसमें डी नहीं दिया रहेगा और हमको सिर्फ और सिर्फ ए और बी दिया रहेगा। चलिए ठीक, अगला देखते हैं हमारा क्या अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तुरंत आप बता लेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी का मान हमारा दिया है 42 गुणे 42 बराबर 22 इंटू सी। अब यहाँ से 42 गुणे 42 42 गुणे 42 बटा 22, 2 से काट दें 11, 2 से काटे 21। अब इससे क्या तो कुछ कटेगा नहीं, मतलब सी का मान हम यहाँ से लिख सकते हैं इक्वल टू 42 बटा 21 बटा 11, यही सी का हमारा मान है। ठीक, तृतीय अनुपात ज्ञात कर ले। संख्या 16 और 25 का मध्यानुपात, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, जहां पर सी तृतीयानुपात है, बी हमारा मध्यानुपात है। तो मध्यानुपात ज्ञात करना है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ए दिया है 16, सी दिया है 25, मतलब यहाँ से बी इक्वल टू रूट के अंदर ले लेंगे 16 गुणे 25, मतलब 16 का होगा 4, 16 का रूट हमारा 4 होता है और 25 का रूट हमारा 5 होता है, तो मतलब बी बराबर हमारा 20 होगा इसका आंसर। जो मध्यानुपात होगा वो 20 होगा, जहां पर ए दिया है 16 और बी दिया है सी दिया है 25, तो मध्यानुपात हमारा 20 होगा। मतलब ये सीरीज बनेगी कैसे, 16 बटा 20 इक्वल टू 20 बटा 25, या 16 20 या 25, ये हमारा तीनों कंप्लीट है। अब देखेंगे तो ये सभी समानुपात में, कैसे 4 से अगर काट दें तो यहाँ 4/5, 5 से काट दें 5/4, 4/5, 5 से काटेंगे तो हमारे यहाँ से 5 से अगर काट लिए तो ये हमारा 5 चौके 20/5, मतलब 4/5 ही समानुपात में है, मतलब ये भी समानुपात में है और तो ये भी समानुपात में होगा। बी का मान यहाँ से 20, माने मध्य अनुपात हमारा 20 होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला लिखा है संख्या 3 और 4 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 3 गुणे 4, बी इक्वल टू रूट ओवर 12, 12 का रूट क्या होता है, 2 छके 12, 3, मतलब 2√3 होता है हमारा बी। जो मध्यानुपात होगा वो 2√3 होगा। इसका कैसे रहेगा, 3, 2√3 और 4, ये 3 संख्याएं हैं जहां पर ये तृतीयानुपात है, ये मध्यानुपात है। ठीक, बहुत ही आसान है। अगला देखते हैं, ग्रुप सी डी के लिए सीजीएल तक ऐसा ही क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ से इनका क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए इक्वल टू 3 संबंधे 4 संबंधे 5 है और a b c का योग 72 दिया है, तो c का मान हमको ज्ञात करना है, मैंने हमको ओनली c का वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ से लिख सकते हैं
कि a प्लस बी बराबर 3x लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। b प्लस सी बराबर भी हम 4x लिख सकते हैं। c प्लस ए या a प्लस सी बराबर हम 5x लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम अनुपात में, अगर अनुपात है उसको हम न्यूमेरिक वैल्यू में फाइंड करने के लिए हम उसमें एक चर पद x के जो भी आप मान लीजिए उसको हम पुट करते हैं, वहां से x की वैल्यू या उस चर पद की वैल्यू फाइंड करके हम पुट कर देते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। चलिए ठीक, यहाँ से हमको दी, हम तीनों को जोड़ दे रहे हैं, मतलब तीनों को जोड़ दे रहे हैं। तो ए 2 बार आया है तो 2, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2a ऑफ बी प्लस सी, ये लिख सकते हैं। सबका 2 गुना होगा और यहाँ से जोड़ेंगे तो 3 4 7 7 5 12, 12x होगा, 2 से काट ले, यहाँ पे 6x और a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे क्वेश्चन में 72 दिया है, मतलब 72 बराबर 6x, 6 से काटे यहाँ पे 12 बार में ये कट जाएगा, माने x की वैल्यू यहाँ पर 12 आ गई। पूछा है c का मान, हम सभी का मान बता दे रहे हैं। 12 x का मान 12 रखेंगे, 3 से गुणा करेंगे 36, x का मान 12 रखेंगे, 4 से गुणा करेंगे यहाँ पे 48, x का मान रखेंगे 12 और 5 से गुणा करेंगे यहाँ से 60, मतलब वो संख्याएं कितनी है 36, 48 और 60। जो c का मान है यहाँ पे 60 होगा। ठीक, जो c की वैल्यू होगी वो यहाँ से 60 आएगी। तो c की वैल्यू 5 है, 5x 60। ठीक, c की वैल्यू हमारे यहाँ से 60 मिलेगी। नहीं सॉरी, c प्लस a का मान यहाँ पे 60 है, 60 नहीं है, देखिएगा a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से हम एक बार देख रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 72 है, और अगर इसमें से a प्लस बी अगर हम घटा दें तो हमारा c की वैल्यू मिल जाएगी, a प्लस बी अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो c की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मान हमको 72 दिया है और a प्लस बी का मान हमको यहाँ से 36 मिल गया है, क्योंकि a प्लस बी का मान 36 है, न कि c का मान 36 है। ये c प्लस a का मान 36 है, मतलब c प्लस a प्लस b का मान यहाँ से 36 हो गया और प्लस c मिला, यहाँ पे c है देखिएगा, c मिला, तो यहाँ से c का मान हमारा 36 आ जाएगा। c नहीं, यहाँ पे c नहीं रहेगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान 72 है और a प्लस बी का मान 36 है, तो c का मान यहाँ से हमारा 36 मिल जाएगा। इसका आंसर 36 है। यहाँ पे देखिएगा a प्लस सी का मान हमारा 60 है और a प्लस बी का मान हमारा 36 है, b प्लस सी का मान 48 है। अगर सभी का मान पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए c का मान यहाँ से 36 मिल गया, अब c का मान हम अगर 36 यहाँ पर पुट करें तो 36 प्लस a बराबर 60 है, मतलब a बराबर कितना है 60 माइनस 36, तो कितना बचेगा 4 40 मतलब 24। a का मान यहाँ से 24 आ गया, अगर a का मान यहाँ पे 24 पुट कर दें तो 36 में से 24 जाए तो 12, माने b का मान 12 यहाँ से मिलेगा। माने संख्याएं कौन सी है, संख्याएं हैं 24, 12 और क्या बोलते हैं 36, यही 3 संख्याएं हैं। ये 3 संख्याएं एक्चुअली ये है a और b है, b और c है, मतलब अलग अलग है, a प्लस बी प्लस नहीं है, a प्लस बी का मान 36 है, b प्लस c का मान 48 है और c प्लस a का मान 60 है, मतलब इसमें c पूछा है तो c का मान हमारा यहाँ से 36 आएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, इसमें a का मान हमको फाइंड करना है। देखिए a प्लस बी, फिर वही हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि पिछला क्वेश्चन इस पे डिस्कस कर चुके हैं। 2x है, b प्लस सी बराबर 3x है, c प्लस a बराबर 4x है,
सबको जोड़ दें, 2 कॉमन कर लें, a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 2 9 9x है। मतलब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 8 और 2 बराबर 9x। यहाँ से x का मान निकल के आएगा 16/9। ठीक, पूछा है सी का मान बताइए। मतलब a प्लस बी प्लस सी में से हम a प्लस बी घटा देंगे तो c का मान निकलेगा। प्लस b का मान 8 है, माइनस a प्लस b का मान हम यहाँ से पुट करें तो x का मान हमारा दिया है 16/9, मतलब 2 गुणे 16/9 ये हमारा होगा। तो 16 तो 9 32/9, 9 8 72, 72 माइनस 32/9, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 7 में से 3 गया तो 4/9। मतलब जो हमारा a है सी है वो हमारा इतना आया, हमको ए निकालना था तो मैंने तो सी निकाल दिया। अब यहाँ से ए अगर निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी में से मैंने ए प्लस बी प्लस सी में से हम बी माइनस बी प्लस सी हम घटा दें तो हमारा ए निकल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान 8 है, बी प्लस सी का मान कितना है 3 इंटू 16/9। हम 3 इंटू 60 मतलब 48, हम डायरेक्ट का 48/9, 9 8 72, 72 माइनस 48/9। यहाँ से हमारा निकल के आएगा क्या बोलते हैं 8 में से 2 गया 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ पे बचेगा 6, 6 में से 4 गया तो 2, 24/9। इसका आंसर 24/9 होगा। जो जहाँ इसमें कहीं नहीं दिया है, इसका आंसर 24 कहाँ गया, इसका आंसर 24/9 होगा। ठीक, फिर मैं बता दे रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का मान 2x है, b प्लस सी का मान 3x है, c प्लस सी का मान 4x है। सबको जोड़ेंगे 2 कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी इंटू 9 गुणे 4 3 7 2 9 9x होगा। और a प्लस बी प्लस सी का मान 8 दिया, 8 दूना 16, 16/9। यहाँ से हमारा x का मान निकल के आएगा। हमको पूछा है a का मान ज्ञात कीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी को माइनस करेंगे तो b प्लस सी का मान 3 इंटू 16/9 16 48/9 9 8 72 72 माइनस 48 बराबर 24 24/9 इसका आंसर होगा। ठीक, अगला देखते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल 48, मतलब दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 48 है, या 16 3 है, या 24 2 है, कोई भी है। दो संख्याएं उनको उनका गुणनफल हमको 48 दिया है। इनमें से एक संख्या, जो एक संख्या है, देखिए एक संख्या एक तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से, ठीक, तिपहिया के साइकिल के पहियों की संख्या से, मतलब 3 चक्का की साइकिल है उसके पहियों की संख्या से पक्षी के पंखों की संख्या में, मैंने पक्षी के पंखों की संख्या 2 है, 2 होती है, में तुम्हारे एक हाथ की उंगलियों के 2 गुने जोड़ने पर, मतलब एक हाथ की उंगली में 5 है, उसका 2 गुना जोड़ने पर प्राप्त मान में भाग देने से प्राप्त होता है। जो मान प्राप्त होता है उनमें से तिपहिया साइकिल मतलब 3 से भाग देने पर एक की वैल्यू, माने एक संख्या की वैल्यू हमें मिलती है। एक संख्या मान लेते हैं वह x है, x की वैल्यू यहाँ पर इतना है। ठीक, दूसरी संख्या को हमको बताना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर निकला 5 दूना 10 तो 12, 12/3 मतलब 4, 5 दूना 10 तो 12/3 बराबर 4, माने x का मान 4 निकल के आ गया। x इंटू वाई का मान हमारा 48 दिया है, तो y का मान हमारा क्या होगा 48/x, ये इम्प्लाई हो गया 48/4, मतलब यहाँ से 12, y का मान हमारा 12 निकल के आएगा। फिर हम बता दे रहे हैं, लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 48 है, इनमें से एक संख्या तिपहिया साइकिल की संख्या, पहियों की संख्या, तिपहिया की साइकिल की पहियों की संख्या 3 है, पक्षियों के पंखों की संख्या में, पक्षियों के पंखों की संख्या 2 होती है, 4 तो होती ना। तुम्हारी एक हाथ की उंगली, एक हाथ में 5 उंगली होती है, एक हाथ की उंगलियों को 2 गुना जोड़ने पर प्राप्त मान में भाग देने पर, मतलब जो प्राप्त मान हो रहा है उसमें भाग देने पर प्राप्त होता है
एक संख्या, वही 3 से भाग दे दिया, 2 पंखों की संख्या हो गई, एक हमारे हाथ की अंगुलियों की संख्या, उसके 2 गुना किए और तिपहिया साइकिल के पहियों की संख्या से भाग दे दिए। तो यहाँ से मिला 2, 5 दूना 10 तो 12, 12/3 मतलब x बराबर 4। एक संख्या 4 है, एक संख्या y है, उनका गुणनफल 48 है, तो y का मान हमारा 12 निकल के आया। इसमें शब्दों का खेल है, शब्द ज्यादा दिए हैं इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा। एक बार आप स्वयं से कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 2 व्यक्ति ए और बी जिनकी आय 3/2 है, मतलब ए 3 कमा रहा है, बी 2 कमा रहा है। इनके खर्चों में क्रमशः 11 खर्चा ए कर रहा है, 0 7 मतलब 7 खर्चा ये कर रहा है। इनमें प्रत्येक की बचत 500 रुपये है, मतलब और खर्चा करने के बाद ये 500 रुपये बचा ले रहा है। तो ए की आय बताइए। तो हम जानते हैं, देखिए आय बराबर जो आय होता है वह क्या होता है, जो बचत होता है, सॉरी यहाँ से हम एक स्टेप गलत कर रहे हैं, गलत नहीं वो अगला स्टेप है। जो बचत होता है वो हमारा आय में से खर्च निकालने के बाद मिलता है। आय में से खर्च निकाल दें, जो बचेगा वो हमारा बचत होगा। आय ज्ञात करनी है, मतलब खर्च बराबर यहाँ से हमको मिलेगा आय माइनस बचत, आय माइनस बचत, ठीक। खर्च बराबर आय माइनस बचत होगा। अब आय दिया है हमारा कितना, ए के लिए जो ए है, ए के लिए आय 3 कमा रहा है, 3x कमा रहा है, बचत कितना कर रहा है 500 रुपये, यहाँ पे देखिए 500 रुपये, और 11 यह खर्च कर दे रहा है। बी जो है इसका 7 है, मतलब यहाँ पे होगा 2x माइनस 5, 2x माइनस 500। ये आया हमारा इक्वेशन, देखिए 11 बचत हो रहा है, 11 जो हमारा खर्च हो रहा है, 500 बचत हो रहा है, और जो कमाई हो रही है 3x और 2x, दोनों का अनुपात 11/7 दिया है। यहाँ पर 11 और 7 अनुपात दे दिया। अब यहाँ से हमको x निकालना है, x निकाल के 3 से गुणा करेंगे, a का मान निकल जाएगा। थोड़ा सा हम ऊपर स्क्रॉल कर दे रहे हैं, यहाँ से देखिए इसका फिर ये गुणा करेंगे, यहाँ से 22x प्लस प्लस नहीं माइनस का है, आज इतना गलती हो रहा है समझ में, प्लस 11 माइनस 11 गुणे 500 बराबर 17 के 21x माइनस 7 गुणे 500। एक्स वाले वैल्यू को एक तरफ करें तो यहाँ से 22 में से 21 घटेगा तो x बचेगा, और यहाँ से माइनस ऑफ 7 गुणे 500 प्लस 11 गुणे 500, यहाँ से 500 कॉमन कर लें, 500 हम कॉमन करेंगे तो 11 माइनस 7 मिलेगा, इधर यहाँ पर ये 7 यहाँ से बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 4, और 4 का गुणा 500 में करेंगे तो 2000, माने x की वैल्यू हमारी 2000 निकल के आ गई। अब x की वैल्यू अगर 2000 आ गई तो पूछा है a की आय क्या होगी, आय क्या होगी, तो a कमा रहा है कितना 3x, x का मान हमारा 2000 निकल के आया, माने 3 गुणा 2000 बराबर a की आय जो है हमारी 6000 रुपये है। ये जो 6000 रुपये कमा रहा है वो 11 के अनुपात में खर्च कर रहा है, ठीक। फिर हम बता दे रहे हैं जो खर्च होता है वो आई माइनस बचत होता है। आय 3x है, बी की 2x है, दोनों 500 रुपये बचा रहे हैं, तो खर्च 11/7 हो जा रहा है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड किए 2000, 2000 को हम 3x में गुणा किए, मतलब x का मान हम e का मान e जो है 6000 रुपये कमा रहा है। 2 व्यक्ति राम श्याम जिनकी आय 4:3 के अनुपात में, इनके खर्च 11:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की बचत 900 रुपये है तो राम की आय बताइए, मतलब जो खर्च है
वो आय माइनस बचत है। तो खर्च कितना है, 11/9 के अनुपात में है। आय कितना है, 4x आय है राम की, और ये बचा कितना रहा है, 900 रुपये। ऐसे ही 3x श्याम की आय है, बचा कितना रहा है, 900। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें। 11×3 = 33x माइनस 11×900 बराबर 4×3 = 12x माइनस हमारा 9×9 900। यहाँ से 12 इधर आएगा तो माइनस होगा, 12 में से 33 में से 12 जाएगा तो हमारा 11 बचेगा। अब 21 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2। 21x ये इधर आएगा 900, इधर आएगा प्लस, मतलब 2×900। अरे 11 इधर है, ये 9 है, इधर आएगा तो प्लस, बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटा देते हैं और बड़ी राशि का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ से x बराबर हमारा कितना आया, 9×2 = 1800 बटा 21। 3 से शायद कट जाएगा, 3 से काटे 7, 600, फिर 7 से कटेगा मतलब 600 बटा x का मान हमारा आ गया 600/7। अब x का मान 600/7 आ गया, तो हमारा पूछा है राम किया है, राम किया है 4x कमा रहे हैं, मतलब 4x का मान 600/7, मतलब 4×6 = 24, 100/7। मैंने जो राम कमा रहा है वो 2400/7 रुपये कमा रहा है। फिर मैं बता दूं, खर्च बराबर होता है माइनस बचत। खर्च का अनुपात 11/9 है। आय 4 और 3 है, 4x 3x 3 900 रुपये बचा रहे हैं। x समान हमें यहाँ से फाइंड किया, हमारा 600/7 आ रहा है। पूछा है राम की आय तो 4×600/7, ये 2400/7। अगर श्याम की आय पूछता तो 3×600/7 मतलब 1800/7 आता। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा है। ठीक, 2 व्यक्ति राम और श्याम जिनकी आय आय लिखा है, ये आय नहीं है, आय है। ठीक, आय 5:4 के अनुपात में, इनके खर्च 14/11 के अनुपात में है। प्रत्येक की बचत 1000 रुपये है, तो दोनों की आय का योगफल। अब की बार कितना कमा रहे हैं, तो देखिए अभी कितनी भी कमाए, ये 5 और 9 मतलब 9 के अनुपात में कमा रहा है, तो कोई भी संख्या जो होगी वो 9 से डिविजिबल होगी, इसमें से कोई ना कोई। ठीक है, बड़ी राशि दिया है इसलिए हमको बेसिक फार्मूले से ही चलना होगा। यहाँ से खर्च बराबर जो होता है वो आय माइनस, अब तेज चल रहे हैं, आय माइनस बचत होता है। ठीक, खर्च दिया है कितना, 14/11 दिया है, और आय दिया है कितना, 5x, और 1000 रुपये दोनों बचा रहे हैं, बटा 4x माइनस 1000। यहाँ से इम्प्लाई करें, 14×4x माइनस 14×1000 बराबर कितना, 11×5 मैंने 55, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 55x माइनस 11×1000। ठीक, 55 और 14 चौके 96, मतलब 96 माइनस 55, 55 यहाँ से 96 माइनस 55, यह कॉमन हो जाएगा। यहाँ से 1000 कॉमन करेंगे, ये 14 इधर आएगा तो प्लस होगा, मतलब 11 माइनस 14 मतलब 3, 11 माइनस 14 मतलब 3। 3 का हम मल्टीपल कर देंगे, 6 में से 5 जाए तो 1, 9 में से 5 जाए तो 4, x 1000×3, x बराबर हमारा 1000×3/41, हमारा x का मान आ गया। पूछा है राम और श्याम की आय का जो योगफल कितना है, राम और श्याम दोनों मिलके कितना कमा रहे हैं, तो 9x कमा रहे हैं, मतलब 5 5 + 9 मतलब 4 + 5, ये 9x कमा रहे हैं, 9×x का मान हमारा कितना है, 1000×3/41 रुपए। हमारा ये दोनों आप पैसे कमा रहे हैं। आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा।
ठीक। वैसे इसका आंसर मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं गलत हुआ है। ये 14 चौके 56 होता है, देखिएगा यहाँ पे 14 × 4 अगर करेंगे तो यहाँ पे 56 होगा। यहाँ पे एक बचेगा, मतलब x का मान हमारा यहाँ से 3000 आएगा। 3000 मतलब x का मान यहाँ से कट जाएगा, देखिएगा गलत हुआ था। ये 14 × 56 होगा। ठीक, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, मतलब 14, ये 14 चौको 56 होगा। 56 - 1 मतलब 1x, x का मान 3000, यहाँ से 9×3 = 27,000 रुपये राम कमाएगा। ठीक, 14 - 11 5/4, x - 1 दोनों में से घटाएंगे, यहाँ से x का मान 3000 आएगा, 3000 कम हम आगे मल्टीपल करेंगे। ठीक, अगला देखते हैं क्या सवाल है। दो व्यक्ति राम और श्याम जो अपनी संपूर्ण आय, आएगा नहीं, आय होगा, संपूर्ण आय क्रमशः 75% और 80% भाग खर्च कर लेते हैं। मतलब राम जितना कमा रहा है उसका 75% वो खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, वो 25% का बचत कर रहा है। यदि उनकी बचत 3/4 के अनुपात में है, दोनों आय का योगफल 64,000 है। मतलब मान लेते हैं राम जो है ए कमा रहा है और ये बी कमा रहा है श्याम, दोनों की आय का योगफल 64,000 है। लिखा है 75% खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, मान लीजिए 100 रुपये कमा रहा है, 75 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, 25 रुपये। अगर ए आया है माने 25% वो बचत कर रहे हैं। अब बी जो है वो अपना माने श्याम जो है 20 रुपये कमा रहा है और उसका 80% खपत कर दे रहा है, माने खर्च कर दे रहा है, तो 20% बचत कर रहा है। और इसका जो अनुपात है वो 3/4 के अनुपात में है। देखिए राम ए रुपये कमा रहा है और वो अपना 75% खर्च कर रहा है, मतलब 25% बचत कर रहा है, क्योंकि बचत का अनुपात दिया है तो हम बचत में ही लेंगे, क्योंकि यूनिट सेम होती है। ठीक, तो 25% बचत कर रहा है। और श्याम जो है 20 रुपये कमा रहा है, उसका 80% खपत करने के बाद वो 20% बचा रहा है, और इन दोनों का अनुपात 3/4 है। फिर हम लिख लेते हैं यहाँ से a + b का मान हमको आएगा, और पूछा है कि इन दोनों का मतलब इन दोनों का योग 64,000 रुपये है, तो राम की आय बताइए। राम की हमको आय मतलब ए का मान हमको ज्ञात करना। चलो ठीक, यहाँ से a × 25/100 लिखेंगे, बटा b × 20/100 लिखेंगे। 100 से 100 कैंसिल, ये यहाँ पर आता है बराबर 3/4। फिर एक स्टेप यहाँ पे होगा a इंटू 25 बटा b इंटू 20 बराबर 3/4। काटेंगे 5 से, 5 चौके 25 और 5 चौके 20, 4 से 4 काट देंगे, ये यहाँ से हो जाएगा 5a = 3b। ठीक, 4 से 4 काट दिए, 5a = 3b। हमको a का मान ज्ञात करना है। b का हम यहाँ से कर सकते हैं, b को एलिमिनेट करेंगे। b को अगर हम एलिमिनेट करें तो यहाँ से b का जो मान होगा वो 5/3a होगा। ठीक, कहीं गलत नहीं हुआ है। 25/20 से ये दोनों बचत कर रहे हैं, काट देंगे 100, 25 5 से कटे 50, 25 5 के 20, 4 से 4 काट देंगे, 3/4 के अनुपात में बचत कर रहे हैं, मतलब b का मान 5/3a है। ठीक, और लिखा है a + b मतलब दोनों मिलके 64,000 रुपये कमा रहे हैं। ए है, बी कितना कमा रहा है 5/3, कितना ए का बराबर 64,000 रुपये। 3 बचे, यहाँ से हम
तिर्यक गुणा करके इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 3 5 8 8 ए बराबर कितना है 64,000 गुणे 3 हो जाएगा। 3 इधर आके इधर गुणा हो जाएगा तो 8 से काट दें हम 8 टाइम 64 मतलब 3 तो एक जो हमारा है 24,000 रुपये कमा रहा है। जो राम है वो 24,000 रुपये कमा रहा है। देखिए फिर समझाते हैं दोनों का योग हम दोनों जो कमा रहा है मान लीजिए राम ए रुपये कमा रहा है श्याम बी रुपये कमा रहा है इन दोनों का योग 64,000 रुपये है। राम जो है ए रुपये का 75% खर्च कर रहा है तो बचत 25% बचत कर रहा है। बी जो है 80% मैंने श्याम जो है बी 80% खपत कर रहा है और कमा भी रहा है तो बी का 20% वो बचत कर रहा है और इनका जो अनुपात है 3/4 के अनुपात में। यहाँ से हम ए की वैल्यू यहाँ से 5 ए इक्वल टू 3 भी फाइंड कर रहा है तो बी बराबर हमें 5/3 ए मिल रहा है। ए की जगह पर ए पुट करेंगे बी की जगह पर हम 5/3 ए पुट करेंगे यहाँ तक 3 5 8 ए हो जाएगा और यहाँ 64 8 से काट देंगे तो 8,000 बचेगा। यहाँ पे 8,000 गुणा 3,000 मतलब 24,000। जो राम है वो 24,000 रुपये कमा रहा है। श्याम कितना कमा रहा है तो 64,000 माइनस 24 यहाँ से हम 24,000 अगर माइनस कर दें तो जो भी वैल्यू आए वो श्याम कमा रहा है या बी का मान वो है जो वैल्यू आएगी हमारे। ठीक अगला देखते हैं। दो व्यक्ति राम और श्याम अपनी संपूर्ण आय क्रमशः 35% और 40% भाग खर्च कर देते हैं। यदि इनकी बचत 4/5 के अनुपात में हो दोनों की आय का योगफल 82,000 है तो राम की आय बताइए। मान लेते हैं राम ए कमा रहा है श्याम बी रुपये कमा रहा है इन दोनों का योग 82,000 दोनों मिलके 82,000 रुपये कमा रहा है। 35% राम खर्च कर रहा है माने ए का 65% वो बचा रहा है और बी का वो 60% बचा रहा है। प्रतिशत हम कैंसिल कर देंगे 3/4/5 के अनुपात में आएगा। हमको क्या बताना है राम की आय बताना है तो यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर लें। कुछ कटने पिटने वाला है काट सकते हैं 13×5 = 65 और 12×5 = 60। ठीक काट लें यहाँ से हो जाएगा हमारा 13×5 = 65 ए बराबर बार चुका है 48 बी मैंने हमको ए ज्ञात करना तो बी बराबर हमको 65 ए बटा 48 हमको प्राप्त हुआ। बी का मान यहाँ पे पुट कर दें ए + 65 ए ऑफ 48 डिवाइड्स बाय 80 to 82,000 रुपये। यहाँ से 48 से 65 कितना होता है मैंने 48 धन 65 ए बराबर 82,000 रुपये मतलब 8 5 13 3 हासिल है 6 4 10 1 11 8 5 13 3 6 4 10 1 11 113 ए बराबर 82 82,000 रुपये ए बराबर 82,000 बटा 113 इतना रुपए वो कमा रहा है। अब इसका आप भाग ले लीजिएगा देखिएगा कितना कमा रहा है। ठीक फिर बता दे रहे हैं ए प्लस बी मैंने राम ए रुपये कमा रहा है श्याम बी रुपये कमा रहा है दोनों 82,000 रुपये कमा रहा है। 35% श्याम खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 65% और जो राम है वो 40% खर्च कर रहा है मतलब बचा कितना रहा है 60%। यहाँ से बी के मान हमको आ गया 65/48 × ए। अब एक दोनों मिलके 65 रुपये कमा रहा है 82,000 रुपये कमा रहा है। ए बी की जगह पर हम 65 ए बटा 48 रख लेंगे इन दोनों को करेंगे तो 113 ए मिलेगा। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे इतना रुपये मैंने राम जो है इतना रुपये कमा रहा है। ठीक अगला देखते हैं। ये आपका HW है पहले लिख दिया गया है आप इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा। 1 वर्ष पूर्व राम और गोपाल का वेतन का अनुपात 2/3 है मतलब राम 2 रुपये कमा रहा है और श्याम 3 रुपये मतलब समझने के लिए 1 वर्ष पहले इनके पिछले वर्ष और इस वर्ष के व्यक्तिगत वेतन में एक क्रमशः 1 दिन का
और 3-5 का मतलब राम जो 2 रुपए कमा रहा है उसका अनुपात बढ़ रहा है, 1 से 3 हो जा रहा है। ठीक, राम अगर 2 रुपए कमा रहा था पिछले वर्ष, तो इस वर्ष वो 1 से 3 हो गया, मतलब 2 से हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब इस वर्ष वो 6 रुपए कमा रहा है। ठीक, और 3 से 5 हो जा रहा है क्या, श्याम का। मतलब पहले कितना कमाता था, 3, और वर्तमान में अब कितना कमा रहा है, 3 से 5 हुआ, तो ये वर्तमान में भी उतना ही पैसा कमा रहा है। मतलब वो 5 रुपए ही कमा रहा है। 6 रुपए राम कमा रहा है और 5 रुपए ये कमा रहा है। यदि दोनों का वर्तमान वेतन का योग इतना है 44,000, मतलब इसको मान लें x 6x, इसको मान लें 5x, और दोनों का योग जो वर्तमान वेतन है वो 44,000 रुपए है। तो 11x बराबर 44,000। तो x का मान हमारा कितना आएगा, 4,000 रुपये। तो राम की वेतन, वर्तमान वेतन बताना है। राम का जो वेतन है वो वर्तमान में अभी 6x रुपये कमा रहा है, तो वो वर्तमान वेतन x बराबर 4,000 रुपये है। तो राम जो है वह 24,000 रुपये कमा रहा है। ठीक, इसका आंसर ये होगा। देखिए, एक वर्ष पूर्व 2 रुपए और 3 रुपए का अनुपात था। माने राम 2 रुपए कमा रहा था, 3 रुपए का। उनके व्यक्तिगत में वेतन में 1:3 का अनुपात, मतलब व्यक्तिगत अगर पहले 1 कमा रहा था तो अब 3 कमाने लगा। तो पहले 2 कमा रहा था तो अब कितना कमाएगा, 6x रुपए कमाएगा। पहले 3 कमा रहा था तो 5 कमाने लगा। तो पहले भी 3 कमा रहा था, इसका मतलब वो भी अब भी 5 ही कमा रहा है, मतलब 5x। इन दोनों का योग हमको बताया 44,000 रुपए। वर्तमान में उनका वेतन का योग 44,000 रुपए है। तो यहाँ से x की वैल्यू 24 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कितना कमा रहा है, 24,000 रुपये कमा रहा है। और श्याम कितना कमा रहा है, तो 5 × 4 मतलब 20,000 रुपये कमा रहा है श्याम। ठीक, अगला देखते हैं क्या है।